हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। हमारी फर्स्ट स्लाइड आई है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की। हम जो अपने डेली यूजेस में या रोज़ाना जो काम करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो करके हम पैसे कमाते हैं, जैसे कि जो आपके काम माँ बाप करते हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपके फादर जॉब करते हैं, आपकी मदर अगर जॉब करती हैं तो जो जॉब करती हैं तो उससे उन्हें पैसे मिलते हैं। पैसे कमाने के लिए वो जॉब करते हैं, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते। ठीक है, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटी होती हैं जो हम ऐसे ही कर लेते हैं। अगर हम किसी से लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशन की वजह से या सिंपैथी की वजह से हम जो एक्टिविटी इन कारणों की वजह से परफॉर्म करते हैं, इन रीजंस की वजह से परफॉर्म करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जिनका मोटिव अर्निंग मनी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल दूँ दोनों का। एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो पढ़ाने की वहाँ पर सैलरी ले रही है। पर द सेम टीचर अपने घर में पढ़ा रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है एज अ मदर, वहाँ पर वो कोई सैलरी नहीं ले रही, वो लव की वजह से, सिंपैथी की वजह से, इमोशन की वजह से वहाँ वो पढ़ा रही है अपने बच्चों को। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयज़। इन तीनों को आप अच्छे से जानते हो। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है। बिजनेस वो होता है जो हम अपना सेटअप कर लेते हैं, अपने खुद का एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं हम, और एक खुद का अपनी शॉप जनरेट कर लेते हैं या फैक्ट्री जनरेट कर लेते हैं, कंपनी जनरेट कर लेते हैं, तो बिज़नेस होता है। प्रोफेशन क्या होता है, जो हम अपनी एक डिग्री लेकर जो काम करते हैं वो प्रोफेशन होता है, और वहीं पर एम्प्लॉय किसी कंपनी या ऑफिस में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कंपैरिजन दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चले, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, पहला इसमें बेसिस दिया हुआ है हाउ टू स्टार्ट। हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा मन करता है तो हम बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, हमें किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। आज मेरा मन है बिज़नेस खोलूँगी मैं, तो मैं बिज़नेस खोल लेती हूँ। ठीक है, वैसे ही प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है कि वहाँ पर आपको किसी से डिग्री लेनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी होती है। किससे लेनी होती है, एक प्रोफेशनल बॉडी से। जैसे सीए क्या है, सीए एक प्रोफेशन है क्योंकि उसमें एक डिग्री लेनी पड़ती है आपको। किससे लेनी पड़ती है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो प्रोफेशनल बॉडी है सीए के लिए, तो इससे आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और या आपको एक ऑफ़र मिलता है, जॉब ऑफ़र मिलता है, वहाँ पर आप जाते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट में फुलफ़िल हो जाते हो तो आपको वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय रख लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक जॉब ऑफर की या अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत होती है। आगे व्हाट इज़ इट्स नेचर, बिजनेस का क्या नेचर है, गुड्स को प्रोड्यूस करना या प्रॉफिट अर्न करना, यही काम है ना। जो पब्लिक है उसको गुड्स प्रोड्यूस करके देना या प्रॉफिट अर्न करना अपने लिए। प्रोफेशन का क्या काम है, उसे सर्विस देनी होती है। कस्टमर्स को क्या देता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे डॉक्टर हमारी हेल्थ केयर का ख्याल रखते हैं, तो वो हमारी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की। एम्प्लॉयमेंट का क्या काम होता है, एम्प्लॉयमेंट का काम होता है जो ऑफिस कंपनी उनसे करवा रही है वो उनका काम कर दे, तो वो एम्प्लॉयमेंट का नेचर होता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती, पर वहीं हम बात करें प्रोफेशन की तो उसमें हाई क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। एम्प्लॉयमेंट में उतनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है जितना वो आपको कंपनी काम करवा रही है, जितना आप कर पा रहे हो। ठीक है, उस लेवल की आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है कई कंपनियों में। ठीक है, रिटर्न बिजनेस आपको प्रॉफिट देता है, प्रोफेशन आपको फीस देता है, फीस मिलती है आपको वहाँ पर अमाउंट के फॉर्म में। एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। ठीक है, कैपिटल में बात करें तो बिजनेस में हाई कैपिटल रिक्वायर होती है, बट वो नेचर और साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो बड़ी कैपिटल लगेगी, छोटा है तो छोटा। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है तो वहीं पर आपकी कैपिटल बड़ी होगी, पर वहाँ पर आपका अगर ट्रेडर्स का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, सेलिंग का बिजनेस है, तो वहाँ पर आपकी कैपिटल कम लगेगी। प्रोफेशन में कैपिटल लगती है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं लगती। प्रोफेशन में कैपिटल इसलिए लगती है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्लिनिक खोला तो वहाँ पर आपकी कैपिटल लगेगी क्लिनिक खोलने के लिए। जो कैपिटल लगेगी तो वो लेस होती है ना एज़ कम्पेयर टू बिजनेस में। पूरा बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करना और एक क्लिनिक सेटअप करना तो बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, अगला है रिस्क। बिजनेस में हाई रिस्क होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल। जैसे कैपिटल ज़्यादा होती है और नेचर और साइज़ पे डिपेंड करती है, ऐसे ही रिस्क भी उसी पे डिपेंड करता है। प्रोफेशन में रिस्क कम होता है, जैसे हमने क्लिनिक खोला तो क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा, तो इसमें लेस रिस्क होता है, पर होता है रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, जो कुछ लेना देना होता है ऑनर का होता है, कंपनी के मालिक का होता है।
तो यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई लेना देना नहीं होता, उसका वहाँ पर जाके काम करना है और वहाँ से उसे सैलरी कमानी है या वेजेस अर्न करने हैं, तो इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। 7th पॉइंट, यहाँ पर आप एग्जांपल डाल सकते हो। बिजनेस में आप किसी बिजनेसमैन का डाल सकते हो, प्रोफेशन में सीए डॉक्टर का डाल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट में किसी पर्सन का डाल सकते हो जो काम कर रहा है एक कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आपकी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। बिजनेस 2 टाइप्स की होते हैं, इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होता है। आप सबको पता है इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होता है। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉमर्स वही होता है जहाँ पर उन गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है। मतलब मेन अपने दिमाग में कॉमर्स को आप सेलिंग पर्पस के लिए लेके चलिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉमर्स को कुछ अलग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स को सिर्फ आप सेलिंग पर्पस के लिए अपने ध्यान में रखेंगे, उसी से आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। इंडस्ट्री में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर ऊपर लाइन लिखी हुई है, आप वो भी पढ़ सकते हो। प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ठीक है, कुल मिला के प्रोड्यूस करना होता है किसी गुड और सर्विसेज को। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती हैं। इन तीनों को आप अच्छे से जानते हो, आपने पहले पढ़ी हुई है। प्राइमरी क्या होता है, बेसिकली एक्सट्रैक्शन करना या प्रोड्यूस करना, पर यहाँ पर आप रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हो, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू। आप इसकी डिफाइन पढ़ सकते हैं, यही होता है, ठीक है। सेकेंडरी क्या होती है, जो हमें प्राइम इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल मिला है ना, अब उस रॉ मटेरियल को एक फुल फर्निश्ड गुड में प्रोड्यूस करना या उसका प्रोसेसिंग करना, वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम होता है, ठीक है। मतलब फुल फर्निश गुड प्रोड्यूस हो जाता है रॉ मटेरियल को लेके, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम होता है। टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली उन चीज़ों को जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो सर्विसेज यूज़ होती हैं, उनको टर्शरी इंडस्ट्री आप यहाँ पर बनाती हैं या जनरेट करती है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप्स की होती है, यहाँ पर जैसे गिवन है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है कि एक्सट्रैक्ट करना रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ गिवन है माइनिंग, ल्यूमरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये बेसिकली क्या होता है कि जेनेटिकली किसी रॉ मटेरियल को निकालना होता है, जेनेटिकली पर वो निकाला जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इनका प्लीज़ एग्जांपल ढंग से लर्न करते चलना, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपको बता चुकी रॉ मटेरियल को फुल फर्निश गुड्स में जहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर वो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी बनाते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल को लेके, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, फ्लोर्स कह रही हूँ, फ्लाई ओवर्स, रोड्स, फ्लोर्स मतलब, ठीक है। ये स्मॉल लेवल का हो जाता है बेटा, होता वो भी है, ठीक है, पर वो स्मॉल लेवल का होता है, तो फ्लोर्स को कंसिडर मत करना एग्जांपल्स में। बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, रोड्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट और याद रखना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बन के आता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, इसको मोर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 टाइप्स की होती हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम एक सिंगल प्रोडक्ट से या सेम प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है। जैसे कि क्रूड ऑयल एक सिंगल प्रोडक्ट है, अब इससे हम 4 चीज़ें और बना सकते हैं, कैरोसिन ऑयल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम इससे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ से बहुत कुछ हो जाता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होती है जब हम वहाँ पर वेरियस मटेरियल को इंक्लूड करके, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वहाँ वो कहलाएगा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल्स हो गए, पेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जब हमें कुछ जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस उसके करने पड़ते हैं, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि इस चीज़ को करने में बहुत सारे स्टेजेस हमें पार करने पड़े, बहुत सारे प्रोसेसेस से हमें गुजरना पड़ा, तो वो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, शुगर एंड पेपर। शुगर और पेपर बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, इसको अपने दिमाग में रखना हो, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हम बहुत सारे पार्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर गिवन है टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक बच्चों को डाउट हमेशा आता है, एक बच्चे को डाउट नहीं आता है, यहाँ पर बच्चों को एक डाउट हमेशा आता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर बेटा इतना याद रखिए कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री में वो कंबाइन कर रहा है मटीरियल को, पर असेंबलिंग इंडस्ट्री में वो पार्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। मटेरियल और पार्ट्स में डिफरेंट होता है। मटेरियल वो होता है जैसे कि हमने सीमेंट बनाया मटेरियल्स को जोड़ के, हम सीमेंट में से वो मटेरियल अलग नहीं कर सकते जो मटेरियल हमने सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया है,
बट वहीं हम बात करें पार्ट्स का, जो हमने टेलीविज़न बनाने के लिए, कार बनाने का, कार का एग्जांपल लेके चलते हैं, कार बनाने के लिए जो हमने पार्ट्स को यूज़ किया है हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कार में मोटर लगता है, इंजन लगता है, स्टीयरिंग व्हील लगती है, ब्रेक्स लगते हैं, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। हमें पता है कि ये इसमें यूज़ हुआ है। एक और चीज़ आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं अपने याद रखने के लिए, पार्ट्स वो होता है कि अगर हमारे पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो हम वहाँ उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ना कि पूरी मशीन को रिप्लेस करने की बजाय। जैसे हमारा कार का कोई पार्ट ख़राब हो तो ज़रूरी नहीं है हम पूरी कार नहीं लें, हाँ हो सकता है कि हम उस पार्ट को चेंज करवा लें, पर अगर हमारी सीमेंट ख़राब है तो हम उसका कोई मटीरियल चेंज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर आप ये कॉमन डिफरेंस लेके चल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला टॉपिक अलग था। अब मैं आपको बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है। तो जैसे कि हमारा सीमेंट सिंथेटिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है तो वो काम आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सीमेंट यूज़ होता है काम ब्रिजेस को या किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, पेंट अप्लाई होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्शरी एक्टिविटी ले लें। टर्शरी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, वेयर हाउसिंग होती है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। ये कैसे होता है कि जैसे हमने बहुत सारा सामान हमने प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया हमने, तो उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, वेयर हाउसिंग एक सर्विस प्रोवाइड करता है उनकी हेल्प करने के लिए। बैंकिंग क्या होता है, फाइनेंस का, अगर हमें सामान बनाना है तो फाइनेंस की ज़रूरत तो है ना। इंश्योरेंस अगर कोई रिस्क आ जाता है तो उसे बियर करता है। उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग, अब हमने गुड बना दिया तो उसे कस्टमर तक बताएगा कौन कि ये गुड बना है, मार्केट में इनोवेट हुआ है, तो इसका काम एडवर्टाइजिंग करता है। ट्रांसपोर्ट उसे पब्लिक तक पहुंचाने का काम करता है, तो ये काम ट्रांसपोर्ट का होता है। आगे हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स 2 टाइप्स की होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कॉमर्स को अपने दिमाग में ध्यान से पढ़ के चलें कि वो सेलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप उसे ऐसे याद नहीं रखेंगे तो आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। सेलिंग पर्पज़ के लिए कॉमर्स को अपने दिमाग में ही रखें, ठीक है। कॉमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड होता है और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड होता है। ट्रेड वही सेलिंग का ही से ध्यान रखें। ट्रेड क्या होता है, किसी चीज़ को सप्लाई करना, इधर से उधर करना, ठीक है। और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कि हमें सप्लाई करते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हेल्प कौन करता है, ठीक है। सप्लाई करते समय जो चीज़ हमें हेल्प करती है वो हमारी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कहलाती हैं। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की सप्लाई विद इन द कंट्री करते हैं, विद इन द नेशन करते हैं, वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। वही अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, अगर हम किसी गुड और सर्विस की सप्लाई करते हैं आउटसाइड द कंट्री, मतलब हम कंट्री में नहीं कर रहे, अपनी कंट्री के बाहर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि हम किसी फॉरेन कंट्री में अपना किसी कोई सामान बेच रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें, इंटरनल ट्रेड को हम यहाँ पर होम ट्रेड और नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है पेपरों में कि इज़ ऑल्सो नोन एज, अदर नेम बताएं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड को आप फॉरेन ट्रेड बोल सकते हैं, तो इसका फॉरेन ट्रेड याद रखें, ठीक है। इंटरनल ट्रेड 2 टाइप्स के होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड की। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, आई थिंक ये दोनों वर्ड आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है, जो होलसेलर सामान को रखता है वो होलसेल ट्रेड करता है। जैसे कि उसने बल्क में सामान खरीदा, या हो सकता है वो प्रोड्यूस कर रहा है सामान, ठीक है, तो वो बल्क में करता है, जो भी करता है। बट वो सेम चीज़ रिटेल ट्रेडर को बल्क में ही बेचता है, वो हमारा होलसेल ट्रेड कहलाता है। पर रिटेल ट्रेड क्या होता है, वो बल्क में सामान खरीदता तो है होलसेल ट्रेडर से, बट वो अपनी कंपनी में, अपनी शॉप पे, मार्केट में जाकर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग वो सामान को सेल करता है वहाँ पर, ठीक है। वो बल्क में नहीं बेचेगा, वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे बेचेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप अच्छे से जानते हो, किसी फॉरेन कंट्री से सामान खरीदना हमारा इंपोर्ट कहलाता है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो किसी कंट्री को, फॉरेन कंट्री को सामान बेचना हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो न्यू वर्ड आया है वो इंटरपोर्ट ट्रेड आया है। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंटरपोर्ट ट्रेड होता है, ध्यान से सुने, ये नई चीज़ आई है आपकी इस बार। इंटरपोर्ट ट्रेड होता है, अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीदा, परचेज़ किया, कोई गुड और सर्विसेज, बट आपने उसे अपनी कंट्री में नहीं रखा, आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहे, उसे आपने अपनी कंट्री में नहीं रखा, उस गुड और सर्विस को आपने बेच दिया, फर्दर सेल कर दिया, कहाँ पर करा, अदर फॉरेन कंट्री में, ठीक है। एक फॉरेन कंट्री से आपने वो सामान खरीदा पर उसे अपनी कंट्री में नहीं रखा, वो आपने अदर फॉरेन कंट्री में बेचा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने स्पाइसेस खरीदे, स्पाइसेस तो मोस्टली इंडिया बेचता है, स्पाइसेस को छोड़ो, आपने
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मशीन ख़रीदी, ठीक है, तो वो मशीन आपने चाइना से ख़रीदी और आपने इंडिया में ना रखकर वो मशीन आपने फर्दर जापान में बेच दी, तो वो आपका इंटरपोर्ट ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड मतलब जो हमें हेल्प करते हैं ट्रेडिंग करने में, सप्लाई करने में, जो हमें प्रॉब्लम से बचाते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉब्लम से, उनकी बात करते हैं। कौन कौन हमें हेल्प करता है, जो यहाँ पर हमने टर्शरी एक्टिविटीज़ में पढ़ा है, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में पढ़ा है, वो सारे 5 पॉइंट उठा के लिख दो। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये पांचों के पांचों मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रांसपोर्ट हमें प्लेस के लिए मदद करते हैं उस सामान को, ठीक है। ये हमारे को अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंड्रेंसेस बताओ, प्रॉब्लम्स बताओ या ऑब्स्टेकल्स बताओ कि ट्रांसपोर्ट आपको कौन सी प्रॉब्लम से बचाता है या कौन से हिंड्रेंसेस से बताता है, तो आप इनको लिख सकते हो कि प्लेस के प्रॉब्लम से, कस्टमर को प्रोड्यूसर को कस्टमर से, या सेलर को इससे। आप तो यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको प्लेस का डिस्टेंस कम करता है। ऐसे बैंकिंग हमें कौन से हिंड्रेंसेस से बताता है, फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस से बचाता है या हेल्प इन रिमूविंग फाइनेंशियल हिंड्रेंसिंग, ठीक है। इंश्योरेंस आपको रिस्क के हिंड्रेंसेस से बचाता है या वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क के हिंड्रेंसेस से बताता है। वेयर हाउसिंग आपको स्टोरेज के रिस्क से बचाता है और एडवर्टाइजिंग आपको कस्टमर्स को अवेयर करवाने में, इनोवेशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है? बिजनेस में प्रॉफिट का काफ़ी रोल होता है। कैसे रोल होता है कि एक बिजनेसमैन के लिए इनकम का काम करता है प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरह वो बिजनेस में फंड डेवलप होता है, तो फंड की वजह से क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंड होता है। बिजनेस एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, बिजनेस का नाम होता है। बिजनेस का नाम होता है तो मीन्स क्या होता है, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है। तो अगला नीचे चौथा पॉइंट रेपुटेशन का है। एक तीसरा पॉइंट रह गया, उसमें बोला है कि बिजनेसमैन को एफिशिएंसी आती है काम करने की। जैसे कि आज हमारे पास थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने थोड़ा काम किया, तो मुझे ये रहेगा कि आज मैंने इतना काम किया, मुझे इतना प्रॉफिट मिला, तो मे बी मैं कल दुगना काम करूँ तो मुझे दुगना प्रॉफिट मिले। तो हमें एक मोटिवेशन का काम करेगा, एफिशिएंसी का काम करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ पर हमने कंबाइन करके ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आप इन्हें भी लिख के आ सकते हो। वैसे आपकी बुक में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिजनेस करने से जो सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है ना, वो सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बिज़नेस करने से हम मार्केट को क्या दे रहे हैं, हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, कि हम एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिज़ायरेबल प्राइस पे दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल प्राइजेस पे दे रहे हैं। सोसाइटी को इन्वायरमेंटली हेल्प करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में हेल्प करते हैं सोसाइटी की, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मिल रही है, तो काफ़ी चीज़ें हम सोसाइटी को देते हैं, तो वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है जो हम बिजनेस को दे रहे हैं, बिजनेस के थ्रू हम क्या देते हैं, हम पैसे देते हैं। ऑब्वियसली हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम अपने पैसे देते हैं, और मे बी हमारा यहाँ पर पैसे ही चलेगा। और ऊपर के आप जो 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि इनकम दे रहा है बिजनेसमैन को, एक्सपेंड होता है, रेपुटेशन होती है, एफिशिएंसी होती है, और प्रॉफिट अर्निंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आता है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कुछ बिजनेस एम्प्लॉय को दे रहा है वहाँ पर काम करने वाले, वो सारे हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को क्या देता है, अच्छा वर्किंग कंडीशन देता है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देता है, वर्किंग अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, काम करने की अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बाद वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन देता है, उनके स्टूडेंट्स के लिए, उनके चाइल्ड को, उनके किड्स को स्कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं कोई कोई ऑफिस, तो यहाँ पर उन्हें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। आप इन सबको एक बार पढ़ सकते हैं, ये कंबाइन करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम चल के देखते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क के बिना बिजनेस नहीं चल पाता, क्योंकि रिस्क के बिना प्रॉफिट नहीं आ पाता, प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं चल पाता, तो तीनों लिंक है। और कुल मिला के रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। कहते हैं ना, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाओगे, आप हाई लेवल तक रीच नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के 4 नेचर होते हैं। बिजनेस रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि रिस्क के बिना बिजनेस ग्रो नहीं करता, ठीक है। बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, हमें बता के नहीं आता, कभी भी आ जाता है रिस्क, तो ये अनसर्टेन होता है, अपने आप कभी भी आ जाके टपक जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम ये कंपैरिजन में डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क की डिग्री, कितना रिस्क होगा, ये नेचर और साइज पे डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि इस बिजनेस में इतना रिस्क है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जैसा नेचर वैसा रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको उसके रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है। ये मत सोचना कि अगर आप अंधाधुन कोई भी रिस्क ले लो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा रिवॉर्ड है रिस्क टेकिंग का, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। 4 टाइप के कॉज होते हैं, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड अदर कॉज। नेचुरल कॉज होता है जो नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से आता है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग, हैवी रेन, इन सब की वजह से जो बिजनेस में लॉस होता है वो हमारा नेचुरल कॉज की रिस्क होता है। ह्यूमन कॉज होता है जो कुल मिला के एम्प्लॉयज़ की वजह से आता है, जहाँ ह्यूमन वर्ड आ जाए ना वहाँ एम्प्लॉय को लेके चलना, जैसे कि एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी होगी, केयरलेसनेस होगी, नेग्लिजेंस होगी, स्ट्राइक्स पे आ गए, तो ये सारे कॉजेज़ क्या होते हैं, ह्यूमन कॉज होते हैं, क्योंकि इनकी एम्प्लॉयज़ की वजह से नुकसान हुआ होता है। इकोनॉमिक कॉज जो इकोनॉमी की वजह से होता है, जैसे कि डिमांड चेंज हो गई, कंपटीशन अराइज हो गया, अनसर्टेन डिमांड हो गई, जैसे मैंने बताया, प्राइस चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगी, तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज हैं जो इकोनॉमी की वजह से आए। अदर कॉजेज क्या होते हैं, जो इन तीनों को छोड़ के जो कॉजेज आएंगे वो अदर कॉजेज में आएंगे, जैसे मैकेनिकल फेलियर, मशीन खराब हो गई, इसमें किसी की क्या गलती थी, हो गई वो, तो ये अदर कॉजेज है, ठीक है ना। तो इसमें नेचुरली गलती थी किसी की, नेचुरल क्लाइमेटी थी, या इकोनॉमिक कॉज था, ना ह्यूमन कॉज था, तो हो गई, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पार्टी में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके से भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो इसको भी अपने दिमाग में लेके चलें कि हमारे पास 4 कॉजेज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बस 3 याद रखते हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, और अदर को भूल जाते हैं, अदर भी होता है, ठीक है। थैंक यू, यही था आज का टॉपिक, और मैंने ये 1 शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है विद इन 20 मिनट्स ओनली। अगर आपका कोई टॉपिक रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो टॉपिक भी करवा दूंगी। और मैंने यहाँ पर हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं कवर करवाया क्योंकि इस साल वो सिलेबस में से डिलीटेड है। अगर आपके स्कूल में वो सिलेबस आ रहा है या वो टॉपिक आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।